जुडिशियल एक्टिविटीजम चल रहा था। तो जुडिशियल एक्टिविटीजम का मतलब है जुडिशरी का लेजिस्लेटिव, और अगर जुडिशरी का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर हो रहा है, तो इंटरफेयर करने जो लेजिस्लेटिव के सपोर्ट या जो एग्जीक्यूटिव के सपोर्ट को कहते हैं ये जुडिशरी डिक्टेटरशिप है। अब तो जुडिशरी की डिक्टेटरशिप को लेकर तो जुडिशरी कहती है कि ये मेरी डिक्टेटरशिप नहीं है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर दे सके कि आप ये कार्य करें। ठीक, इस पर न्यायपालिका ने साफ शब्दों में कि मेरे इंटरफेयर का मतलब ये नहीं है कि हम विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को या शक्तियों को अर्जित करना चाहता हूं। न्यायपालिका ने तो यह भी स्पष्ट किया कि हमारे पास खुद इतने अधिक कार्य हैं कि मैं उनको कर नहीं सकता हूं या कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन संवैधानिक दायित्व होने के कारण, संवैधानिक दायित्व होने के कारण मेरा यह दायित्व बनता है कि हम विधायिका और कार्यपालिका को उसके कर्तव्य और दायित्वों का बोध करा दे। ठीक, अब विधायिका और कार्यपालिका को लगता है कि न्यायपालिका कौन होती है जो मुझे अपने कर्तव्य और दायित्वों का बोध कराए, क्या उनकी इनकम्प्लीटनेस है, क्या उनकी अज्ञानता है। ये भी एक पोजीशन है, क्योंकि मान लो कि हम कह रहे हैं कि ये कार्य करो, तुमसे कह रहे हैं ये कार्य करो, तुम लोग के मन में क्या रहेगा कि सर अपने आप को समझते क्या है, मुझे अपना ज्ञान है कि नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना। जैसे तो विधायिका को कहती है या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव को कहती है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, तो विधायिका और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मन में यह विचार आएगा कि नहीं कि ये हमको क्यों बोल रहे हैं, यानी अपने आप को नॉलेजेबल मानते हैं, हम नॉलेजेबल नहीं है। ठीक, एक रीजन तो ये था। उसके बाद अगर जुडिशियल एक्टिविटीजम की पोजीशन को अगर देख लिया, कल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम है, होगी भी। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपका लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी की सक्सेस होने के लिए या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, यानी मींस जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की अधिक से अधिक अगर भागीदारी हो या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन है, तो आपका लोकतंत्र डे बाय डे मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन जनता क्या कर, जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, क्योंकि वह जान रही है कि मेरे वोट देने से न तो सरकार बनेगी और नहीं बिगड़ेगी। इसलिए इलेक्शन के दिन, जो छुट्टी के दिन हो जाता है, नेशनल हॉलीडे हो जाता है, उस दिन अपने और अपने परिवार के साथ घूमने, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। अब यहां पर जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है, और मान लो कि वोटिंग परसेंटेज 60 to 65% होता है, ठीक, 60 to 65% वोटिंग होती है, तो इस 5% में जो आदमी लगभग 35% वोट पाएगा वह जीत जाएगा। 35% पाने वाला जीत गया, तो इसके अगेंस्ट में 65% हो गए लोग। तो जीतने वाला कैंडिडेट कैसे प्रूव कर सकता है कि मैं अपने एरिया के पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ठीक, जिस डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी है, रूल ऑफ पब्लिक है, वह है कहां पे? क्योंकि जुडिशरी के द्वारा विभिन्न करप्शनों में, विभिन्न स्कैंडल में लेजिस्लेटिव के मेंबरों को जिस प्रकार से उसने दोषी ठहराया, उससे आम जनता के मन में या जो जनता है उसके मन में विधायिका के सदस्यों या राजनीतिज्ञों के प्रति जो नेगेटिव अप्रोच डेवलप हो रहा है, उस नेगेटिव अप्रोच का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जनता यही सोचती मेरे वोट देने से न तो सरकार बनेगी और नहीं। ठीक, ये एक पोजीशन ये थी। लेकिन इन सभी स्थितियों के कारण जो स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों को लेकर अगर देख आगे का स्टेप कि यदि जुडिशियल एक्टिविटीजम का रोल या जुडिशियल एक्टिविटीजम की स्थिति को अगर एनालाइज किया जाए, तो जुडिशियल एक्टिविटीजम जुडिशरी का डिक्टेटरशिप नहीं। क्लियर? अब
सुन लीजिए, 2G स्कैंडल, ब्लैक मनी, कोल आवंटन, CWG घोटाला। अगर इन सभी स्थितियों में अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते तो जुडिशरी एसआईटी के गठन का ऑर्डर क्यों देना पड़ता? इसका मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और उस कंडीशन में न्यायपालिका को आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो जुडिशियल एक्टिविटीजम में सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला क्या है कि जुडिशियल एक्टिविटीजम में जनता के मन में या जनता के अंदर जुडिशरी को लेकर एक प्रेस्टिजियस पोजीशन दे दिया। उसका रिजल्ट क्या है कि छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को लेकर जनता जुडिशरी की ओर उम्मीद की नजरों से देखती है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जुडिशरी कर सकती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हरियाणा सरकार, गुड़गांव का रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, उसमें एक प्रद्युम्न नाम का लड़का है, उसका की हत्या हो जाती है। जिस प्रद्युम्न की हत्या होती है वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देते हैं और प्रद्युम्न के पापा यानी फादर हरियाणा सरकार के इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है और दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रिट दाखिल कर और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा कराया। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की पाया कॉलेज का टॉप मैनेजमेंट उसके मर्डर में इन। अब बताइए कि जनता का विश्वास लेजिस्लेटिव और पर कैसे पड़ेगा? अगर उसके फादर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं दाखिल करते तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो ऐसी स्थिति में प्रद्युम्न के फैमिली या फादर को जस्टिस कहां मिल पाती? तो अब इस कंडीशन में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर पब्लिक फेथ डेवलप करेगा? कहां कर रहा है? अगर जुडिशरी या दिल्ली हाई कोर्ट यह ऑर्डर नहीं देती कि इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो तो ट्रस्ट बिल्डअप जनता का किसके ओर जा रहा है? जुडिशरी की तरफ। और जब जुडिशरी की तरफ तो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, उस ट्रस्ट से पब्लिक क्या करेगी? अपनी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को लेकर किस ओर देखेगी? जुडिशरी। अब जब जुडिशरी की तरफ देख रही है, जुडिशरी की सिचुएशन को देख रही है, न्यायपालिका के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। ये पोजीशन है। अब CWG घोटाला यानी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ब्लैक मनी, कोल आवंटन, इन सब मामलों में अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते तो न्यायपालिका क्या जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने की? इसलिए अगर न्यायपालिका ये बता रही है आप कार्य को करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप कह सकते हैं? का मतलब कि न्यायपालिका या जुडिशरी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रूप में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है कि नहीं? अब ये तो इसका निगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट या जिस पर्पज को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट इक्वल टू सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। और अगर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, तो ये ऑब्जेक्ट तभी फुलफिल होगा जब गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स अपने अपने यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। इस कहने का मेरा मतलब यह है कोई भी फैमिली डेवलपमेंट के पोजीशन को तभी अचीव कर पाएगी जब फैमिली के सभी मेंबर अपने अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। उसी प्रकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर हम इस पर्पज या उद्देश्य को पूरा करते हैं तो ये उद्देश्य हो सकता है। तीनों ऑर्गन्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और जब तीनों ऑर्गन्स अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी भी सही रहेगी। अब पावर की थियरी यानी शक्ति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत भी बने रहेंगे, शासन के तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और तब जाके उन लक्ष्य या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो। इन उद्देश्य या लक्ष्यों को लेकर भारतीय संविधान का क्या किया गया, इसलिए यह कह देना कि न्यायपालिका की सक्रियता न्यायपालिका की तानाशाही है। लेकिन अब दूसरी ओर है, बालाकृष्णन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनके सामने जब उत्तर प्रदेश कमीशन का स्केलिंग मेथड गया था तो यही बालाकृष्ण कहते हैं कि कमीशन इज द ऑटोनोमस बॉडी, यानी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक। और लड़कों की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जबकि जगदीश माथुर भी उसमें जज थे। उन्होंने कमीशन से क्वेश्चन किया, उस मेथड को हमें बता दीजिए कि वो कौन सा स्केलिंग मेथड है जहां पर 150 नंबर में 155 नंबर पाया जाता है। ये हम लोग के समय की बात है। कौन सा मेथड है वो, गणित का फार्मूला ही हमको बता दीजिए कि 150 नंबर में 155 नंबर कैसे पाया जा सकता। मतलब कि 20 रोटी है और 20 रोटी में आदमी 25 रोटी कैसे खा सकता है। और फिर वही बालाकृष्णन जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो यूपी कमीशन का मामला फिर जाता है उनके सामने और तब वो कहते हैं मामला गलत। मतलब इलाहाबाद में जब थे कमीशन उनको पैसा दे दिया और लाखों लोगों के स्केलिंग में स्केलिंग का मतलब होता है इस यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट के सबसे अधिक लोग रहेंगे, उस लोगों का सिलेक्शन सबसे अधिक होगा, क्योंकि हर पेपर, दूसरी बात कि हर पेपर का क्वेश्चन का लेवल एक जैसे नहीं होता है, कोई टफ होता है कोई इजी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कोई जरूरत है भी नहीं, स्पेलिंग खत्म हो गई है। कौन चीज इसमें केस का डिसीजन था कि एक समय आप उसी स्पेलिंग को आप ऑटोनोमस बॉडी कह के आप इग्नोर कर देते और एक समय उसी मामले को लेकर आप कहते हैं कि गलत है, तो जस्टिस किसके साथ आप कर रहे हैं। इसलिए यह ब्लेम लगना स्वाभाविक है कि न्यायपालिका भी, क्योंकि जब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, इस न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू जुडिशियरी प्लस आरटीआई। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया, ठीक। अब यही बालाकृष्णन है, उस समय क्या बोलते हैं, आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैं एक संवैधानिक पद हूं, इसलिए मैं जुडिशियल यानी आरटीआई में नहीं आता हूं, ठीक। और इसी मामले को लेकर जब दिल्ली हाई कोर्ट कहता है जजेज भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, भले ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेशल प्रिविलेज या फंक्शन दे दिया गया, और उसके इस डिसीजन के जस्ट बाद सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपने प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या है, इन सबका मतलब यही है कि न्यायपालिका अपने गिरेबान में नहीं देख रही है, वह सिर्फ किसको देख रही है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका के गिरेबान को देख रहे हैं कि करप्शन है। तो इन सभी स्थिति के कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शासन के तीनों अंग, शासन के 3 ऑर्गन्स, तीनों अंग अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने दायित्व का पालन करें, ठीक। और अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने दायित्व का पालन कर, या अपने अपने कर्तव्य और दायित्व लेकर पालन कर
ऑब्जेक्ट या उस पर्पज को पूरा किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट पूरा किया जा सकता है। ठीक, तो लिखिए, तो लिख लीजिए, न्यायिक सक्रियता विगत 2 दशकों से या विगत 2 दशकों में न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहा गया। न्यायिक सक्रियता को लेकर विधि विशेषज्ञों और राजनीतिक विचारकों के मध्य में गतिरोध पैदा हो जाता है। विधि विशेषज्ञों और राजनीतिक विचारकों गतिरोध पैदा हो जाता है। विधि विशेषज्ञ न्यायपालिका की तानाशाही कहते हैं, तो वहीं पर राजनीतिक विचारक न्यायपालिका की सक्रियता को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत मानते हुए यह विचार देते हैं कि इससे लोकतंत्र मजबूत और सुदृढ़ होगा। अगर संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए उत्तरदायी शासन के रूप में इस संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की, उस संसदीय प्रजातंत्र के समक्ष न्यायिक सक्रियता ने कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया। पहला पॉइंट, विभिन्न मामलों में न्यायपालिका ने विधायिका के सदस्यों को दोषी ठहराया। उससे जनता के मन में संसदीय प्रजातंत्र को लेकर नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। जनता अपने आप को राजनीतिक प्रक्रियाओं से अलग करने लगी, जिसका परिणाम यह होता है कि औसत मतदान 60 to 65% होता है, तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के कारण कार्यपालिका के सदस्यों के मन में जो भय पैदा हो गया, उस भय के प्रभाव से विकास प्रक्रियाएं रुक गईं, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्यों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि यदि कोई गलती हुई तो न्यायपालिका उसे छोड़ेगी नहीं। न्यायिक सक्रियता ने भारतीय जनता के मन में इस विश्वास के भाव को जन्म दिया है। उससे जनता न्यायपालिका की ओर अपनी प्रत्येक समस्या के समाधान को लेकर उम्मीद की नजरों से देखती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता ने शक्ति प्रकरण के सिद्धांत को महत्वहीन बना दिया है। पैराग्राफ चेंज, यदि न्यायिक सक्रियता का निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन किया जाए तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका की तानाशाही नहीं है, बल्कि न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायित्व का पालन कर रही है। कई अवसरों पर न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि मेरे हस्तक्षेप का तात्पर्य विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अर्जित करना नहीं है, बल्कि मैं हस्तक्षेप के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्य और दायित्वों का बोध कराना है। यदि विधायिका और कार्यपालिका कोल आवंटन, ब्लैक मनी, CWG घोटाला आदि में अपने संवैधानिक कर्तव्य और दायित्वों का पालन करती, न्यायपालिका को SIT के गठन का निर्देश क्यों देना पड़ता? 2008 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री ने यह विचार दिया कि न्यायपालिका को अपने हद में रहकर कार्य करना चाहिए, तो इसी सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रत्युत्तर देते हुए यह विचार दिया कि जो लोग मुझे अपने हद में रहकर कार्य करने का सुझाव देते हैं, वे लोग ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ा कर देते हैं जिसमें मेरा हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। इस संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है और उस जनता ने संविधान की सुरक्षा का दायित्व हमें दिया है, और यदि मैं हस्तक्षेप करके संविधान की सुरक्षा नहीं करता तो जनता हमसे पूछेगी कि जिस संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया था, तो न्यायपालिका ने क्या किया, तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन समझ में आया? ये टॉपिक इसलिए डिटेल हो रहा है, यहां से एस्से भी निकलेगा, एस्से के भी टॉपिक हैं ये। पैराग्राफ
चेंज कर। भारतीय संविधान का निर्माण किन उद्देश्यों को लेकर किया गया? उन उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकेगी जब शासन के तीनों अंग अपने अपने संवैधानिक कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें, किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। तभी तीनों अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय भी बना रहेगा और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सुरक्षित भी बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका